Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the Great Depression of class 10th history chapter number 3. So in this video we are going to talk about the Great Depression that followed the mass production and consumption. So in the last video we discussed that how Henry Ford introduced the method of assembly line and mass production, and he produced the cars very rapidly with this system of assembly line. So because of this whole system of mass production, price of goods fell, income of the workers it rose, and overall people now could easily buy the products, though they were buying things on loan, they were buying the things through the system of hire purchase. But overall, if I say, we could see that this whole system of mass production led to a system of mass consumption as well, कि जब प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है तो सिस्टम कुछ ऐसे हुआ कि प्राइस फॉल कर गई, इनकम बढ़ गई लोगों की। इस सब की वजह से अब लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदने लगे थे। और क्या देखने मिल रहा था कि चीज़ें खरीद तो रहे थे बट वो लोन पे खरीद रहे थे, लोन पे घर खरीद रहे थे, फिर लोन पे वो हाउस होल्ड गुड्स खरीद रहे थे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल। सो ये चीज़ें हो रही थी। तो हमें क्या देखने मिल रहा था कि यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा था, यूएस के लोग अमीर होते जा रहे थे। यूएस अब एक ऐसी साइकिल में आ रहा था जिससे कि लोग और अमीर होते जा रहे थे, यूएस और अच्छा करता जा रहा था। बट ये जो अच्छा हो रहा था यूएस के साथ, ये कितने दिन तक चलने वाला था? ये जो है जल्दी ही यूएस को पता चला कि उसकी जो खुशी है, उसका ये जो अच्छा पीरियड चल रहा है वो ज्यादा देर का नहीं था। क्यों? क्योंकि यूएस को सामना करना पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का। और सिर्फ यूएस ने ही ग्रेट डिप्रेशन का सामना नहीं किया, बल्कि पूरी जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसको ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। तो हुआ क्या कि पहले हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, सारी इकोनॉमीज पे फर्क पड़ा। जैसे ही 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ इकोनॉमीज बेटर करने लग गई, जिसमें यूएस सबसे उभर के आया। यूएस ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और उसने बहुत ही एक तरीके से एक्सेल किया। बट उसके बाद दौर आया ग्रेट डिप्रेशन का। तो हुआ क्या? द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है वो लगभग 1929 में शुरू हुआ था और लगभग मिड 1930s तक चला, मतलब लगभग 1935, 36, 37, मतलब इस वाले पीरियड तक जो ग्रेट डिप्रेशन है वो चला। During this period, most parts of the world experienced catastrophic decline in production, employment, incomes and trade. अब डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब समथिंग इज गोइंग डाउन। जैसे कहीं पे गड्ढा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे गड्ढा है, देयर इज डिप्रेशन इन द ग्राउंड, देयर इज अ डिप्रेशन इन द बेड। मतलब अगर कहीं पे बैठते हैं बेड पे तो वहां पे गड्ढा सा हो जाता है, तो उसका मतलब क्या? डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन का मतलब डाउन जाना, नीचे जाना, गड्ढा पड़ना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ या कोई बहुत डिप्रेशन में है, उसका मतलब क्या? वो पर्सन बहुत लो फेज में है, बहुत तकलीफों से गुजर रहा है, उसका एकदम लोएस्ट फेज आ चुका है, वो है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन मीन्स कि अपने लोएस्ट पॉइंट को टच करना, एकदम डाउन जाना। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब अब इकोनॉमी क्या कर रही थी? डाउन जा रही थी। इकोनॉमी डाउन जाने का मतलब क्या है? अब लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी, तो सारी चीजें अब नीचे जा रही थी। कम प्रोडक्शन, कम इनकम, कम एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ कम हो रहा था। तो इस पूरे डिप्रेशन के दौरान क्या हुआ? वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्सों ने प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड, इन सारी चीजों में बहुत ही तेजी से गिरावट आते देखी। बहुत तेजी से क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हो गई। पहले बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, बट देन ड्यू टू दिस ग्रेट डिप्रेशन एवरीथिंग फेल। जो प्रोडक्शन है वो अचानक से बहुत कम हो गई। जब प्रोडक्शन कम हो गई, नाउ एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। आई हैव डिस्कस्ड दिस इन अर्लियर वीडियोस एज वेल, दैट हाउ प्रोडक्शन इज connected with employment and employment is connected with income, and again all these things, production, employment, income, trade, everything is interrelated. हुआ क्या कि डिप्रेशन आया। अभी हम समझेंगे कि डिप्रेशन क्यों आया,
वो हम समझेंगे, बट फर्स्ट ये देखते हैं कि हुआ क्या, डिप्रेशन के टाइम पे हुआ क्या। प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। जब प्रोडक्शन बहुत कम होगी तो मान लो किसी पर्सन की 2 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन कम हो गई, इसका मतलब पहले वो इन 2 फैक्ट्री से क्या करता था, 1 से 500 यूनिट बनाता था और 1 से 500 यूनिट बनाता था, तो इन टोटल द पर्सन वाज प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स। बट प्रोडक्शन कम हो गई का मतलब अब वो सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट बनाता है। इसका मतलब कि अब वो एक फैक्ट्री का यूज नहीं कर रहा, उसने एक फैक्ट्री बंद कर दी, क्योंकि 500 यूनिट अब वो और बना ही नहीं रहा। तो हुआ क्या, उसको एक फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। जब एक फैक्ट्री बंद करेगा तो उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। बहुत ज्यादा लोग एक ही फैक्ट्री में तो काम नहीं कर सकते, तो जो दूसरी फैक्ट्री के लोग थे उनको जॉब से निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों को इनकम नहीं मिलेगी, उनको वेज नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लो इनकम आएगी। जब लो इनकम होगी तो लोग कम खर्चा करेंगे, कम डिमांड करेंगे। कम डिमांड करेंगे तो अगेन क्या होगा, कम प्रोडक्शन होगी। तो ये चीजें ना कनेक्टेड है। तो वर्ल्ड में यही हो रहा था, इस डिप्रेशन के टाइम पे सारी चीजें गिर रही थी, कम हो रही थी। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज। अब देखो, डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीजें है ना जिनका कोई एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट टाइम नहीं हो सकता। किसी देश में डिप्रेशन थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, मंदी आना जल्दी शुरू हो जाएगा, किसी दूसरे देश में थोड़ा देर से शुरू होगा। तो एग्जैक्ट टाइम एंड इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन जो है वो वेरी कर रहा था, मतलब डिफर कर रहा था अलग अलग नेशंस पे। किसी कंट्री में डिप्रेशन पहले आया बट बहुत ज्यादा बुरा डिप्रेशन आया, बट कोई दूसरी कंट्री थी जहां थोड़ा बाद में डिप्रेशन आया और वो भी बहुत हल्का फुल्का ही डिप्रेशन था, बहुत ज्यादा मंदी नहीं आई। तो इट डिपेंड्स कि अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से डिप्रेशन को फेस किया, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन को। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर द मोस्ट अफेक्टेड। बट अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में जनरली बात करें कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसको कि सबसे ज्यादा परेशानी हुई, तो वो था एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज। मतलब ऐसे लोग, ऐसे रीजन्स जहां पे कृषि प्रधान जगहें थी, वो जहां पे एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन थी लोगों की, ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। ऐसी जगहें जो कि एग्रीकल्चरल रीजन्स थे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों एग्रीकल्चरल रीजन्स को ही सबसे बुरे तरीके से डिप्रेशन की मार पड़ी? द रीजन वॉज कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से गिर गए थे। इंडस्ट्रियल गुड्स के मुकाबले एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइस हैं वो ज्यादा तेजी से गिरे थे। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, और एग्रीकल्चरल गुड्स तो हमें पता ही है जो खेती से आ रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे ना उनके प्राइस बहुत ज्यादा गिरे, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उनके उतने नहीं गिरे। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं, एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं, उन पे सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस सबसे ज्यादा गिरे थे। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। तो जो डिप्रेशन है वो किसी एक कारण की वजह से नहीं आया, बल्कि बहुत सारे कारण जो हैं उन्होंने मिलके डिप्रेशन को अंजाम दिया। मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से डिप्रेशन हुआ। We have already seen how fragile the post-war world economy was. तो पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो उसके बाद जो पूरी दुनिया है वो कितनी नाजुक स्थिति में थी। सब लोग जो है डिवास्टेटेड थे, सबकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब थी। वॉर जो है वो इतना खतरनाक था जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई, सारी इकोनॉमीज जो है वो तहस नहस हो गई। तो जब वॉर खत्म हुई तो सारी की सारी जो इकोनॉमीज हैं, पूरी जो दुनिया है वो काफी नाजुक स्थिति में थी। कोई भी बहुत स्ट्रांग या बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में नहीं था। फ्रेजाइल मतलब होता है काफी नाजुक, समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली। किसी चीज को जब हम आसानी से तोड़ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो फ्रेजाइल है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो काफी नाजुक थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर हम रीजन्स की बात करें कि क्या कैसे रीजन्स थे, क्या कैसे कारण थे जिनकी वजह से डिप्रेशन आया, तो पहला रीजन था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में उगाता था और एक्सपोर्ट करता था। तो ईस्टर्न यूरोप वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर
ऑफ वीट। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो जो ईस्टर्न यूरोप है, जो पूरा यूरोप है, वो पूरे तरीके से वॉर में इन्वॉल्व हो गया और वो खेती पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और इसीलिए ईस्टर्न यूरोप बहुत ज्यादा मात्रा में वॉर के टाइम पे वीट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। बट दुनिया में डिमांड तो थी, लोगों को खाना तो चाहिए, वीट इज समथिंग दैट इज इसेंशियल, मतलब बिना अनाज के हम नहीं जी सकते, तो डिमांड तो थी ही। तो इस जो ये गैप आया, पहले ईस्टर्न यूरोप जो है बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, बट अब वॉर की वजह से ईस्टर्न यूरोप नहीं बेच रहा, तो किसी ना किसी को तो उगाना पड़ेगा ना डिमांड को पूरा करने के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो देश हैं उन्होंने वीट की प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो वॉर के टाइम पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो देश हैं इन्होंने काफी मात्रा में वीट प्रोडक्शन शुरू कर दी। और जब वॉर खत्म हुई और जब ईस्टर्न यूरोप थोड़ी सी बेटर कंडीशन में आया तो वो फिर से वीट उगाने लग गया। बट वॉर के बाद कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ने वीट उगाना कम नहीं किया। तो हुआ क्या कि अब देखो, वॉर से पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप, ये वॉर से पहले है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का टाइम है, तो सिर्फ और सिर्फ जो ईस्टर्न यूरोप है वो एक्सपोर्ट कर रहा था बहुत बड़ी मात्रा में। बट ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन्होंने वॉर के टाइम पे गेहूं उगाना शुरू कर दिया। बट वॉर के बाद क्या हुआ, जो ईस्टर्न यूरोप है उसने फिर से गेहूं उगाना शुरू कर दिया। अब ईस्टर्न यूरोप के साथ साथ ये जो पुराने देश है, मतलब जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे शुरू किया था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड कनाडा, ये भी उगा रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो गेहूं की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको हमने पहले जो सेक्शन डिस्कस किए थे उसमें हमने काफी डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो बढ़ी हुई प्रोडक्शन है ना वो आगे चलती रही। ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के 1-2 साल तक ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई, ऐसा नहीं था, बल्कि काफी टाइम तक, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के काफी टाइम तक ये जो ओवर प्रोडक्शन हो रही है कि ईस्टर्न यूरोप भी गेहूं उगा रहा है, अमेरिका भी उगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी उगा रहा है, कनाडा भी उगा रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो ओवर प्रोडक्शन है ये चलता ही रहा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दिस मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अब एक तरफ तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर जो है, मतलब ये जो वीट है वो ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस कम होने लगता है, उसके प्राइस गिरने लगते हैं, तो सिचुएशन प्राइस के गिरने से और ज्यादा खराब हो गई। As prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. तो हुआ क्या, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, कंफ्यूज आप हो सकते हो। देखो, ओवर प्रोडक्शन आपको समझ आ गया कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस कम हो गए। अब जब अनाज के प्राइस कम हो जाएंगे तो फार्मर्स की इनकम भी कम हो जाएगी, है ना। अब उनका जो अनाज है वो कम दाम पे बिकेगा। पहले उनका 100 केजी जो गेहूं है वो मान लो 20 रुपए का जो है बिकता था, बट अब क्या हुआ, क्योंकि सस्ता हो गया तो 100 केजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि गेहूं के प्राइस कम हो गए। तो अब फार्मर्स की इनकम कम हो गई। अब जब फार्मर्स की इनकम कम हुई तो उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि मान लो पहले, अगेन सेम एग्जांपल, पहले वो 100 केजी उगा रहे हैं और उनको 20 रुपए मिल रहे हैं। अब क्योंकि प्राइस कम हो गए हैं तो अब भी उगा तो वो 100 ही केजी रहे हैं, बट उनको इनकम कितनी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। तो ऐसा वो क्या करें जिससे कि उनकी इनकम बढ़ जाए और उनकी इनकम जितनी पहले होती थी, जितनी 20 रुपए होती थी, वो हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्राइस तो उनके हाथ में नहीं है कि प्राइस घटाना है बढ़ाना है, वो फार्मर्स के हाथ में नहीं है। उनके हाथ में क्या हो सकता है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा ले। अगर वो 100 केजी गेहूं उगा रहे हैं तो अब वो एक काम कर सकते हैं, वो मान लो अब 150 केजी अगर गेहूं उगाएंगे तो उनकी इनकम जो है बढ़ जाएगी। चलो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको थोड़ा 10 रुपए कर देती हूँ कि
पहले उनको 100 केजी पे उनको 20 रुपए मिलते थे, बट नाउ क्योंकि प्राइस बहुत कम हो चुके हैं तो उनको क्या मिल रहा है, 100 केजी पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। अब उनको ये जो अपनी इनकम है वो बढ़ानी है। अगर वो 100 केजी से 200 केजी उगाने लगे, 100 केजी से अगर वो 200 केजी उगाने लगे तो सेम प्राइस पे क्या उन्हें 20 रुपए मिलने लगेंगे पहले की तरह? मतलब आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। तो अब ये जो पहले वाला केस था कि पहले 100 केजी पे 20 रुपए मिल रहे थे, ये तो समझ आ गया, और अब प्राइस कम हो गए, अब 100 केजी पे सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। अगर 100 केजी पे 10 रुपए मिल रहे हैं तो 1 केजी कितने का हुआ? अगर 10 रुपीज जो है वो मिल रहे हैं 100 केजी पे, तो 1 केजी पे कितना मिल रहा है? 10/100 इज इक्वल्स टू 1 केजी। तो इसका मतलब 0.1 रुपीज मिल रहे हैं फॉर 1 केजी। अब जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, देखो प्राइस उसके हाथ में नहीं है, प्राइस तो मार्केट डिसाइड करेगी कि कितना प्राइस होने वाला है। उसके हाथ में उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन बढ़ा के 200 कर ली। मतलब उसने क्या किया, फर्टिलाइजर और डाल दिया अपने खेत में, उसने जो है बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है यूज करनी शुरू कर दी, हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स होते हैं जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, ये सारी चीजें जो है करनी शुरू कर दी, जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। अब उसके खेत से 100 केजी नहीं बल्कि 200 केजी अनाज निकल रहा है। जब 200 केजी अनाज निकलेगा और प्राइस अभी 0.1 केजी ही है, तो क्या होगा, अगर 200 केजी है और प्राइस 1 केजी का कितना है 0.1, तो अब इसको कितने मिलेंगे, 200 केजी पे 20 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब इसकी इनकम पहले जैसी कब होगी? पहले क्या था, पहले वो 20 रुपए कमा रहा था सिर्फ 100 केजी पे, तो पहले जितनी इनकम कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपनी प्रोडक्शन डबल करनी पड़ी। तो यही चीज हुई। तो हुआ क्या कि जब फार्मर्स ने ये देखा कि डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जब प्रोडक्शन हो रही है और उसकी वजह से प्राइस गिर रहे हैं, तो लोगों ने ये सोचा, फार्मर्स ने ये सोचा कि अगर हमें पहले जितनी इनकम कमानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन डबल करनी होगी। अपनी प्रोडक्शन हमें क्या करनी होगी, डबल करनी होगी, दुगनी करनी होगी, ताकि हम एटलीस्ट पहले जितना कमा पाए, हम कम से कम अपने खर्चे निकाल पाए। तो इसीलिए फार्मर्स ने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी। अब दिक्कत इससे और ज्यादा बुरी हो गई। हम पहले से ही परेशान थे ओवर प्रोडक्शन की वजह से, और फार्मर्स ने अब और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनके पास 2 पैसे और आएंगे, जिससे कि उनका जो खर्चा है वो चल पाएगा। तो मतलब ओवर प्रोडक्शन की वजह से और ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ओवर प्रोडक्शन से क्या हुआ, प्राइस कम हुए। प्राइस कम होने की वजह से फार्मर्स ने ये सोचा कि थोड़ा और उगाते हैं, जिससे कि हमें हमारी जो इनकम है थोड़ी सी नॉर्मल मिलेगी। तो मतलब और ज्यादा अब फार्मर्स प्रोड्यूस करने लग गए, और इसकी वजह से जो ग्लट है मार्केट में, ग्लट मतलब जो जरूरत से ज्यादा चीज हो गई है मार्केट में, वो और ज्यादा बढ़ गई। अब जब सप्लाई और बढ़ गई, जब व्हीट की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। फार्मर्स ये नहीं समझ पा रहे कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस और ज्यादा कम हो जाएंगे, उनकी इनकम अल्टीमेटली गिरेगी ही, है ना। मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया कि बेसिकली क्या होता है कि जब सप्लाई बहुत बढ़ती है किसी चीज की, तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, और जब किसी चीज की सप्लाई बहुत कम होती है तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। इसी तरीके से डिमांड के केस में क्या होता है, जब डिमांड किसी चीज की बहुत कम होती है तो उसका प्राइस भी घट जाता है, और जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से डिमांड एंड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड प्राइस एंड सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो प्राइस क्या होगा, और ज्यादा कम होगा। जितने आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ही प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती जा रही थी। फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर लैक ऑफ बायर्स। जो फार्म प्रोड्यूस है, मतलब अब इतनी ज्यादा खेती हो चुकी है, इतना ज्यादा अनाज मंडी में आ चुका है कि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जितने लोगों को जितना अनाज चाहिए था सबने खरीद लिया है, अब और कोई खरीदने के लिए है ही नहीं। तो जो अनाज है वो सड़ रहा था, खराब हो रहा था, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा। इतनी बड़ी मात्रा में अब अनाज जो है वो उग रहा था। तो पहला रीजन अब आपको समझ आ गया होगा कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, मतलब कि जो खेती
के सामान हैं, जो अनाज वगैरह है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे थे, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। अब सेकेंड रीजन क्या है डिप्रेशन का? सेकेंड रीजन ये है कि देखो मिड 1920s में क्या था, बहुत सारी कंट्रीज ने उनकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की थी थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। मतलब कि बहुत सारे जो नेशंस हैं उन्होंने यूएस से लोन लिया था और फिर अपने देश में इन्वेस्ट किया था। While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, तो हुआ क्या था कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, when everything was going good, it was extremely easy to borrow loans. बहुत ही आसान था उस टाइम पे यूएस से लोन लेना। मतलब कि जब डिप्रेशन नहीं था, जब सारी चीजें अच्छी थी, तो उस टाइम पे कोई भी पर्सन जो है, कोई भी नेशन यूएस के पास जाता था और कहता था यूएस मुझे लोन दे दो, तो यूएस कहता था हाँ जा भाई ले जा, लोन ले जा। तो काफी आसान था। US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. बट हुआ क्या कि जब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिखने लग गई, जब हल्का हल्का अंदाजा आने लग गया कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गई एग्रीकल्चर की, उसकी वजह से एग्रीकल्चर के दाम गिरने लगे, तो लोगों को धीरे धीरे अंदाजा होने लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो अब यूएस ओवरसीज लैंडर्स जो थे, मतलब कि यूएस में जो बैंक्स, यूएस में जो बिजनेसमैन, यूएस के जो लोग हैं, जब वो ओवरसीज मतलब दूसरे देशों को लोन पे अमाउंट दे रहे थे, लोन पे पैसा दे रहे थे, तो जैसे ही इन ओवरसीज लैंडर्स ने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वैसे ही उनके होश उड़ गए, वो पैनिक हो गए, वो घबरा गए। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 यूएस ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन। तो 1928 के फर्स्ट हाफ में जो यूएस के ओवरसीज लोन्स है, मतलब कि यूएस ने दूसरे देशों को जो लोन दे रखा था, वो कितना था? लगभग $1 बिलियन। बट उसके एक साल बाद ही ये जो अमाउंट है लोन का, वो घट के एक क्वार्टर रह गया। मतलब कि 1 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ 1/4 रह गया। मतलब पहले जो $1 बिलियन का लोन दिया करता था यूएस, अब वो एक साल बाद ही घट के सिर्फ और सिर्फ उसका 1/4 अमाउंट लोन पे दे रहा था। कंट्रीज जो कि यूएस के लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी, मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि पूरे तरीके से यूएस पे डिपेंड कर रही थी कि यूएस लोन देगा और फिर वो अपनी कंट्री को चलाएंगी, ऐसी कंट्रीज जो है अब वो पूरे क्राइसिस में जा चुकी थी, वो पूरी तबाह हो चुकी थी, क्योंकि अब यूएस लोन नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस को आहट हो चुकी थी, ये अंदेशा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और इसीलिए अब उन्होंने लोन देना कम कर दिया। जब यूएस ने लोन देना कम किया, तो जो कंट्रीज यूएस से लोन लेती थी वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई। अब यूएस ने ये जो लोन खींचा था, कहने का मतलब ये है कि जो लोन देना कम किया था, अब पहले तो $1 बिलियन दे रहा था लोन, अब उसने कम कर दिया अचानक से। तो ये जो यूएस ने लोन कम किया, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ा। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग तरीके से दिक्कत आई। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में यूएस के लोन ना देने की वजह से काफी सारे जो बड़े बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो गए, उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई, करेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस ने लोन कम कर दिया। अब यूएस अब दूसरे देशों को लोन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. अब इसकी वजह से क्या हुआ? यूएस ने जो लोन कम दिया, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हुई, और इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल के प्राइस और ज्यादा घट गए, बहुत ज्यादा प्राइस गिर गए। The US attempt to protect its economy in the depression by doubling the import duties also dealt another severe blow to trade. अब एक तरफ तो क्या हुआ, यूएस ने जो लोन वगैरह है वो देना कम कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो यूएस के लोन पर डिपेंड करते थे। जो देश अपने देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूएस से लोन ले लेकर, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और अगर किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा था? एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे थे इसी वजह से।
अब दूसरी तरफ यूएस को अपनी इकोनॉमी तो बचानी ही थी, वो चारों तरफ देख रहा है कि गड़बड़ हो रही है, इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो रही है, एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिर रहे हैं, जो देश है वो एक तरीके से डूब रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज खराब हो रही हैं, गिर रही हैं। इस पूरे सिचुएशन में यूएस को ये तो समझ आएगा कि ये जो असर है पूरे डिप्रेशन का, या ये जो चारों तरफ गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ का असर मेरे पे भी तो देखने मिल सकता है ना। तो यूएस अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने इंपोर्ट ड्यूटीज डबल कर दी। मतलब कि अगर यूएस में कोई भी सामान दूसरे देश से लाया जाएगा तो उस पर डबल टैक्स देना पड़ेगा। पहले जितना टैक्स देना पड़ता था अब उसका दुगना टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड में और ज्यादा दिक्कत आ गई। मतलब कि अब दूसरे देशों में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन वगैरह हो रही थी और वो यूएस के मार्केट में बेच दी जा रही थी। ये कोई देश है ए, ये क्या कर रहा था, ये अपने देश में प्रोडक्शन कर रहा था और यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, बट अब यूएस ने क्या किया, अपने देश में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब कि अगर दूसरे देश से यूएस के अंदर कुछ आएगा तो उस पर डबल टैक्स देना पड़ेगा। जब डबल टैक्स देना पड़ेगा तो यूएस में रहने वाले लोग बाहर से कुछ खरीदेंगे ही क्यों, तो बाहर से ये जो आने वाला सामान है, ये जो देश इसको बेच रहा था सामान, वो कम हो जाएगा। यूएस में अब इसका सामान कम बिकेगा। जब ये देश अपना सामान यूएस को बेच ही नहीं पाएगा तो धीरे धीरे करके इस देश में क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इस देश में प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होना मतलब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। फैक्ट्री बंद होने का मतलब क्या है, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। अगर लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा। अगर उनके पास इनकम नहीं आएगी तो वो नई चीजें क्यों खरीदेंगे, वो नए कपड़े नए जूते क्यों खरीदेंगे। और अगर कोई चीज नए कपड़े नए जूतों की डिमांड ही नहीं करेगा, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे। और अगर प्राइस कम होंगे तो मंदी आएगी और अगेन क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीजें जो आपको समझ आ रही होंगी कि कैसे एक चीज के से दूसरी चीज हो रही है और सब कुछ रिलेटेड है और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की वजह से डिप्रेशन आ रहा है। सो यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। तो यूएस जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, ऐसी कंट्रीज जो कि काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल सिस्टम काफी अच्छा है, उन सारी कंट्रीज में यूएस जो है वो सबसे बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ था। अब जैसे जैसे चीजों के प्राइस कम होने लग गए, डिप्रेशन आता हुआ दिखाई देने लग गया, वैसे वैसे क्या हुआ, यूएस बैंक्स ने भी क्या किया, डोमेस्टिक लैंडिंग भी बंद कर दी। अपने देश के अंदर ही जो वो लोन दे रहे थे उसको कम कर दिया। मतलब पहले उन्होंने दूसरे देशों को लोन देना बंद किया और अब हालात ये आ गए थे कि उन्होंने खुद अपने देश के लोगों को भी लोन देना कम कर दिया था। ठीक है, और जो पहले लोन दिए हुए थे उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया कि आप हमारा लोन पे करो। ठीक है, मतलब अगर किसी ने यूएस के बैंक से लोन ले रखा था तो बैंक उनसे कह रहा था कि आप लोन की रीपेमेंट करो। जो फार्म्स हैं, जो मतलब फार्मर्स हैं, अब वो अपने हार्वेस्ट को, अपने अनाज को बेच नहीं पा रहे थे। हाउस होल्ड्स जो है वो रून हो गए थे। अब लोगों के पास जॉब नहीं थी, सब बर्बाद हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने को सामान नहीं था, बिजनेस कोलैप्स हो गए। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बिजनेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, धंधे एकदम चौपट हो जाएंगे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, ये जो इनकम कम हो रही है, ये जो बिजनेस जो है कोलैप्स हो रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से यूएस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने लोन वापस नहीं कर पाए। याद करो, हमने एक सेक्शन में पढ़ा था कि यूएस में मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन का जो सिलसिला है वो क्यों बहुत ज्यादा शुरू हो पाया, क्योंकि लोग अब हायर परचेज पे खरीदने लगे थे। और हायर परचेज और कुछ नहीं है, लोन है, कि लोग लोन पे सामान खरीद रहे थे। ठीक है, अब जब लोगों ने लोन पे सामान लिया था तो उनको लोन वापस भी तो करना पड़ेगा। पर ये जो पूरा मंदी आ रही थी, ये जो जब सारी चीजें कोलैप्स हो रही थी, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, इनकम जो है कम हो रही थी, इस सब के बीच क्या हुआ, जो लोगों ने लोन दिया था, लोन लिया था, अब वो अपने लोन चुकता करने में नाकाम हो रहे थे। अब वो लोन के पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे। और जब वो लोन के पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे तो उनसे उनके घर छीन लिए गए कि ठीक है, आप लोन के पैसे नहीं दे रहे तो हम आपका घर जब्त कर लेंगे, आपकी कार ले लेंगे, आपके जो दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वो ले लेंगे। मतलब बैंक ने अगर किसी को लोन दिया है तो वो पर्सन अगर लोन वापस नहीं कर पा रहा है तो बैंक क्या करेगा, उसका घर ले लेता है, उसकी गाड़ी ले लेता है और फिर उस घर और गाड़ी से पैसा रिकवर करने की कोशिश करता है। तो यही हो रहा था यहाँ पे। सो 1920s के टाइम पे जो हमें कंज्यूमरिस्ट एक सोसाइटी देखने मिली थी, जहां पे सारे लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे और प्रॉस्पर हो रहे थे, बहुत अमीरी छा रही थी 1920s के दौरान, वो जो पूरा दौर है, वो जो पूरी चमकाहट है, अब वो एक तरीके से एक
धुएं की तरह उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, एक धूल के गुब्बार की तरह उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब कि अब लोग गरीब हो रहे थे। एक टाइम था 1920s के टाइम पे जब लोग बहुत ही प्रॉस्पर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, बहुत इनकम थी, बहुत कार, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें खरीद रहे थे, बहुत घर खरीद रहे थे। बट अब ये दौर आ चुका है कि लोग अपने लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, लोग जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रहे हैं। As unemployment soared, people trudged long distances looking for any work they could find. अब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोग क्या कर रहे थे, लोग दूर दराज वाले इलाकों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे या किसी भी तरीके से वो जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं कोई तो काम मिल जाए। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं और धीरे धीरे एकदम मतलब अपने पैर रेगेड़ रेगेड़ के चलते हैं, पैर उठ भी नहीं पाते, तो जब हम बहुत थके हुए चलते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उस चीज को ट्रस्ट कहते हैं। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जैसे तैसे लोग हिम्मत कर करके दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पे जा रहे थे, इस उम्मीद में कि उनको कोई काम मिल जाएगा और उनकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। और आखिरकार इस सब के बीच में क्या देखने मिलता है कि यूएस का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो खुद कोलैप्स हो जाता है। चारों तरफ हमें चीजें कोलैप्स होती ही तो दिख रही हैं। चारों तरफ हमें ये दिख रहा है कि फार्मर्स इनकम नहीं कमा पा रहे, बिजनेस चौपट हो रहे हैं, लोग लोन नहीं दे पा रहे, लोगों की इनकम नहीं है। और इसी बीच हमें क्या देखने मिलेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है यूएस का वो भी चौपट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, मैंने बैंक में कुछ रुपए जमा कराए, उन जमा किए हुए रुपयों को जो बैंक है वो किसी और को लोन पे दे देगा। अब अगर मैंने, मान लो मैं हूं ए, ठीक है, और यहाँ पे कोई सी पर्सन है और बीच में ये बैंक है। अब मैंने बैंक को पैसे दिए कि ठीक है मेरा पैसा है, आप इसे जमा करके रखो, और सी पर्सन को बैंक ने लोन दे दिया। अब मान लो ये सी पर्सन अगर बैंक को लोन चुकता ना कर पाए तो क्या मुझे मेरा पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर ये बैंक अपना लोन दिया हुआ पैसा रिकवर ना कर पाए, अगर सी को इस बैंक ने जो लोन दिया था वो ये बैंक वापस ना ले पाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बैंक कोलैप्स हो गया, ये बैंक जो है वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यही चीज देखने मिल रही थी। लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो अपने लोन वापस कर पाए, तो बैंक कैसे सरवाइव करते? बैंकों का कोलैप्स होना तो लाजमी था ही इस पूरी सिचुएशन में। तो बैंक क्या हुए, कोलैप्स हो गए, बैंक एक तरीके से डगमगा गए और बर्बाद हो गए। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो उन्होंने लोन पे रुपए दिए थे, उन सबको बैंक रिकवर नहीं कर पाए लोगों से। Thousands of banks went bankrupt, बहुत सारे मतलब हजारों ऐसे बैंक है जो कि बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसा था ही नहीं। वो जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया था उनसे पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा था, और जिन लोगों ने बैंक में जमा किया था उन लोगों को बैंक पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। तो मतलब कि बैंक पूरे दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, और उनको आखिरकार मजबूर होके बंद होना पड़ा। और ये जो बैंक बंद होने का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। 1933 आते आते 4000 से भी ज्यादा बैंक जो हैं वो बंद हो गए, मतलब क्लोज हो गए। इसके साथ साथ 1929 से लेकर 1932 के बीच में 1,10,000 ऐसी कंपनियां हैं जो कि कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। मतलब कि 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां सब बंद हो गई। तो मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब 1935 आते आते धीरे धीरे कुछ कुछ जो देश हैं वो रिकवरी करने लग गए। अ मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी वाज अंडरवे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप्ड थी, वो वाली कंट्रीज धीरे धीरे करके 1935 आते आते थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू कर रही थी। बट ग्रेट डिप्रेशन का जो अफेक्ट है सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में और लोगों के दिमाग में, वो काफी गहरा इम्पैक्ट था। मतलब कि एक तरफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर चुकी थी, बट दूसरी तरफ लोगों के जहन में, लोगों की लाइफ पे इस डिप्रेशन का इतना बुरा असर पड़ा कि उनके लिए इसको रिकवर करना इतना आसान नहीं था। लोग अभी काफी सालों तक इस ग्रेट डिप्रेशन को याद रखेंगे और बहुत टाइम लगेगा लोगों को इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो ये था पूरा ग्रेट डिप्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि क्या हुआ, मंदी आ गई। हमने मेन 2 रीजन पढ़े कि क्यों मंदी आई। पहला रीजन था ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, फार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। ईस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, अमेरिका, ये सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो गई। जितनी जरूरत थी उससे कहीं गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, जिसकी वजह से प्राइस कम हो गए। ठीक है। दूसरा रीजन ये था कि यूएस जो है अब वो लोन देना कम कर रहा था, यूएस के बैंक्स वगैरह कोलैप्स हो गए। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन आया। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर होगी।